माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो एंड आज मैं आपको चैप्टर 14 ऑफ क्लास 9th स्टेट बोर्ड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ वाला चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या यूटिलिटी है अपनी लाइफ में। ये सब जानने के लिए भी आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप जहाँ भी देखोगे आपको नज़र आने वाली चीज़ें समझ में आएंगी, केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा यूज़ है हमारे पूरे लाइफ में। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अगर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो शायद सॉल्ट बोलते ही आपके दिमाग में कुछ आता होगा और उसका नाम है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। और ये हम लोग यूज़ करते हैं इसको खाने के लिए। आप सबको पता होगा कि आप NaCl को यूज़ करते हो खाने के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसका कलर टेक्सचर जो है वो आप सब जानते हो। इसको आप लोग यूज़ करते हो कभी कभी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में भी। और अगर किसी पानी में अगर मान लो प्योर वाटर है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है तो उस टाइम क्या करो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो NaCl, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगी। तो इसका ये यूज़ भी है। तो ये तो हो गया नॉर्मल कॉमन सॉल्ट। उसके बाद अब जो बोलने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, उन पर ध्यान देना। तो जैसे आप देख रहे हो NaHCO3, इसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ आपकी लाइफ में दिखता है जब आपकी मम्मी पकौड़े बनाती है, भुजिया बनाती है। उस टाइम पे जो क्रिस्पी नेचर आता है उस चीज़ का, क्रिस्पीपन आता है, वो इसी के कारण आता है, ड्यू टू बेकिंग सोडा। साथ ही साथ आपने पेस्ट्रीज़, केक वगैरह खाया होगा और देखा होगा, तो उनको बनाने के लिए भी मोस्टली क्या यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ होता है। ये है इसके यूज़। फिर देखो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में है H2O, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। और अगर आपको याद आ रहा हो तो ये दोनों ही सॉल्ट के बारे में, इन दोनों ही बेसिस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो आप सबको पता है कहाँ यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं ना हम लोग इसको। और जब भी हार्ड वाटर होता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी हार्ड वाटर क्या होता है मैं ये बता देता हूँ आपको। जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं। तो हार्ड वाटर को हार्ड वाटर क्यों कहते हैं, ये समझने के लिए आप ये जानो कि जो हार्ड वाटर, अगर किसी भी पानी में क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम का और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पानी पे तो उसी को हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसी पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं, वॉशिंग सोडा, तो वो साफ़ हो जाता है, यानी कि फिर वो पानी नॉर्मल हो जाता है। इससे हमारी जो क्लीनिंग होती है कपड़ों की वो ईजी हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट सॉल्ट है कैल्शियम, ऐसे फार्मूला लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आप सब जानते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो लोग ब्लीच भी कराते हैं अपने फेस का ब्लीच कराते हैं, उसमें भी कुछ जगहों पे यूज़ होता है। और ब्लीचिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है जब भी आप क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल, वहाँ पे जो पानी भरा होता है उसको हम डेली तो रिमूव कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो पानी जब जमा होता है किसी भी जगह पे तो वहाँ कीटाणु आ जाते हैं, माइक्रोब्स। तो उसको साफ़ कर रखने के लिए, वो माइक्रोब्स मर जाएँ हर रोज़, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, उसमें डाल देते हैं। अभी ब्लीचिंग पाउडर में आखिर ऐसा है क्या जिससे वो जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं? तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं ना वो मरते हैं इसके कारण, क्लोरीन के कारण, ठीक है, इस क्लोरीन के कारण वो माइक्रोब्स मरते हैं। तो वो जो माइक्रोब्स हैं वो, इसकी जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन गैस है, ये जो क्लोरीन गैस है ये बहुत ज़्यादा, इसकी बैड स्मेल होती है और उसी स्मेल के कारण वो माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो ये क्लीनिंग एजेंट का काम कर रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर देखिए एक सॉल्ट रह गया, ये हो गया बेकिंग सोडा, हो गया वॉशिंग सोडा, हो गया ब्लीचिंग पाउडर, हो गया। और हाँ, और सुनिए, आपने सुना होगा सोप,
अभी हम लोग आपको बता रहे हैं सोप के बारे में। सोप यानी कि साबुन। साबुन भी दो तरह की होती हैं, आप सबको पता है, एक जिससे आप नहाते हो और एक जिससे आप कपड़े धुलते हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट से हम लोग बनाते हैं वॉशिंग सोप। क्या बनाते हैं? वॉशिंग सोप। और जिससे हम लोग नहाते हैं उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेदिंग सोप। क्लियर हो गया? बेदिंग सोप। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो अच्छे से कि हार्ड वाटर की एक पहचान ये भी होती है कि आप जब साबुन यूज़ करोगे ना, साबुन यूज़ करोगे तो उसमें ना फोम नहीं बनेगा, यानी कि लेदर जो आता है ना वो नहीं बनेगा। तो उसकी भी एक पहचान है कि हार्ड वाटर है वो। मतलब अगर हार्ड वाटर है तो उसमें वॉशिंग सोडा मिला दो, तब जाके आपके कपड़े अच्छे से साफ़ होंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग नहाते हैं। इसमें हाई फैटी एसिड्स हैं, ऑयल एंड जो एनिमल ऑयल होते हैं ना उसके हाई फैटी एसिड्स के साथ साथ इसमें क्या मिला होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्या मिला होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद करने की ट्रिक ये है कि ये देखो यहाँ पे भी वॉशिंग है और यहाँ पे भी वॉशिंग है और दोनों में सोडियम आ रहा है। क्या आ रहा है? सोडियम। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये सॉल्ट्स के बारे में हो गया, सोप के बारे में हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़ो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्ट्स अगर आपको क्लियर हो, बस इतना ही है। इसके यूजेस थोड़ा सा देख लेना हो जो ब्लू बॉक्स में बना हुआ है, और बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है आपको। आप जब भी अपने घर पे बैठे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये कैसे है, क्यों है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो एक्टिविटी करते हैं उसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? पहली बात तो ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो 80 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिनका होता है तो वहीं पे उन्हें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी 3 बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या? कि मान लो ये मार्कर है, इसको मैं अगर इस रूम में रख दूँ, 2 दिन बाद, मैं 2 महीने बाद भी आऊँगा तो ये ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ ना और इसको ऐसे रख दिया, और बहुत छोटा सा ही बहुत एनर्जी होती है, तो वो 2 दिन में 3 दिन में गायब हो जाएगा। मतलब वो रेडिएट हो जाएगा, और रेडिएशन के टाइम पे बहुत एनर्जी छोड़ता है। और साथ ही साथ पहली बात तो रेडिएट हो गया, दूसरे उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत होती है, मतलब दीवार से भी पार चला जाएगा उसका पेनिट्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो और जब रेडिएट हो रहा होगा तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो 3 प्रॉपर्टी क्या है? कि बहुत जल्दी इनविजिबल तरीके से एमिट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाई एनर्जी रेडिएशन होता है इसका, रेडिएशन जब छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी इसी को कहते हैं, और यही एक इसकी डेफिनेशन है जो आपको 3 पॉइंट्स में याद रखने हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए, है ना। क्या क्या बोला मैंने? कि इनविजिबल एमिटिंग होती है, और बहुत जल्दी वाली इनविजिबल एमिटिंग, और बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और क्या होता है इसमें? हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़ता है। आप ये 3 चीज़ें लिख दोगे, आपकी डेफिनेशन पूरी है। साइंस में हमेशा हमें की वर्ड्स लिखने होते हैं, पूरी स्टोरी नहीं लिखना होता है, राइट। और इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, हाई पेनिट्रेशन पावर। मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी इसके यूजेस बता दूँ, बहुत सिंपल से एग्जांपल, एक्सरे अगर आप देखते हो, एक्सरेज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? एक्सरे क्या करता है? हमारी बॉडी में पूरा पेनिट्रेट करता है। ठीक है, जैसे पेनिट्रेट करता है तो मसल्स है तो पेनिट्रेट हो जाता है, लेकिन जो बोन्स हैं वहाँ पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो जहाँ पेनिट्रेट नहीं होता है वहाँ पे वो क्या करता है? डिफ्लेक्ट हो जाती है वो, और जहाँ जहाँ रह जाता है तो ये हमारी जो उंगलियां हैं तो उंगलियों की वो हड्डियाँ दिखती हैं और मसल्स नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ से पेनिट्रेट हो गया, पार हो गया, राइट। तो ये पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, हाई पेनिट्रेशन पावर। चलो, तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिविटी के बारे में। लेकिन इसके बारे में पता कैसे चला? तो बैक्यूरेल हैं, मैडम क्यूरी हैं, इन लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया था। तो ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। तो अच्छी चीज़ क्यों है? इसको जानने के लिए पहले हम लोग इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो क्या किया था उन लोगों ने? एक लेड बॉक्स लिया था, लेड से बना हुआ बॉक्स इसलिए लेते हैं ताकि वो बाहर एमिट ना कर पाए, और यहाँ पे ये रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस रख दिया इसके अंदर, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपनिंग दे दिया ताकि ये निकले, और यहाँ पे एक स्लिट लगा दिया। स्लिट वो होता है जो कि एक बहुत छोटा सा होल बनाया जाता है ताकि प्रॉपर वहाँ से वो इसका रेडिएशन जाए। ये गया
तो ऊपर और नीचे क्या लगा दिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। तो मान लो ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं और ये नेगेटिव प्लेट्स हैं। अब आप पूछोगे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लगाया, तो पीछे कहीं बैटरी लगाई होगी और वहाँ से पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो यहाँ से जोड़ दिया है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाला चार्ज वो यहाँ से जोड़ दिया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया। अब देखो ये जब रेज जा रही थी, ये रेडिएशन जब जा रही थी, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो देखो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो ये कुछ रेज ऐसी चली गई, फिर कुछ रेज ऐसी चली गई और कुछ रेज सीधी चली गई। तो जो सीधी चली गई उसी को हमने क्या बोला कि गामा रे है। ये क्या है, गामा रे। और ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, और देखो इसको n बना देता हूँ मैं, न्यूट्रल होती है। और जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा वो क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज जो थी उसको हमने क्या बोला, बीटा रेज। और जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली जो चार्ज था वो क्या था, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा रेज। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसमें ये 2 प्रोटॉन्स होते हैं। अल्फ़ा में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है और ये न्यूट्रल है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है वो गामा रेस की होती है, और सबसे कम जिसकी होती है वो अल्फ़ा की, और बीच में बीटा। यानी कि अल्फ़ा की सबसे कम पेनिट्रेशन पावर है, फिर बीटा की, और उसके बाद गामा रेस की। ठीक है, और ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है। इतना याद रखना है आपको बस इस चैप्टर में, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर देखो उसके बाद इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, इनके यूजेस बहुत सारी फील्ड में आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल फील्ड में देखते हो, वहाँ पे इसको आप पा सकते हैं। फिर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में भी मिल जाएगा आपको, और साथ में मेडिसिन के फील्ड में भी मिल जाता है। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में जब हम कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं उस टाइम पे भी हमारे को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, वो आप पढ़ लेना अपनी बुक में। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारे यूजेस दिए हैं, जैसे कि उसमें से मुझे याद आ रहा है कि जो स्प्राउटिंग होती है ना हमारे वेजिटेबल्स में, तो उस स्प्राउटिंग को रोकने के लिए भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी, सीड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हम लोग इन्हीं का यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। और मेडिसिन फील्ड में तो बोन कैंसर वगैरह जो होता है उसको भी सही करने के लिए, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। ये तो पॉजिटिव यूजेस हो गए, लेकिन इसके नेगेटिव यूज़, डिज़ास्टर भी बहुत क्रिएट करता है ये। तो एक चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था 1986 में। तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ना हमारे बॉडी में जाते हैं या फिर कहीं लीक हो गए, जैसे कि मैंने बताया ना, ये हाई पेनिट्रेशन रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो जैसे जापान में भी हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था, चेरनोबिल डिज़ास्टर का मैंने नाम लिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन छोड़ा जा रहा है, और इसके कारण जो है जैसे हमारे बॉडी में जाता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जेनेटिक का मतलब है कि सिर्फ बीमार नहीं हो रहे हो आप, आपकी जो बीमारी है वो आपके बच्चे में भी जाएगी और उसके बच्चे में भी जाएगी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक भी होता है। बट हम इसको इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने से 1 ग्राम या 10 ग्राम में इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि वो मतलब कोई भी उससे रिसोर्स मैच नहीं कर सकता। यानी कि आप मान लो कि 1000 ट्रक कोयला ले लो और 1 ग्राम आप अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लो। जब इन दोनों को जलाओगे ना तो लगभग सेम हीट जो है वो मिलेगी आपको। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो जो भी हमारे जो हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो उस जगह पे भी हम लोग मोस्टली इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको और क्या रह गया, हाँ, और फिर इसके बाद आपको कलर्स वगैरह के बारे में हुआ कि आर्टिफिशियल कलर्स कौन से होते हैं। जो हम मिठाई वगैरह में अलग अलग तरह की मिठाई खाते हैं, वहाँ पे कलर्स जो यूज़ होते हैं। तो ये जो कलर्स यूज़ होते हैं दोनों होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। तो नेचुरल जो होते हैं हम प्लांट्स फ्लावर से बनाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं हमारे खाने में जो मिलाए जाते हैं, जैसे अचार वगैरह हो गया, मिठाई वगैरह हो गया, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो महीने में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, उससे ज़्यादा नहीं। डेली कंज्यूम मत करिए आप आर्टिफिशियल कलर्स को, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें से एक है ADHD। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है ना, उसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो जाती है, 5-10 मिनट से ज़्यादा वो एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जिनके भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है या फिर जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, तो ये समझ लो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो। तो आप नेचुरल खाना खाइए, ज़्यादा आर्टिफिशियल फूड बाहर का खाना मत खाइए, तो आप सही हो जाओगे। ठीक है,
और फिर देखिए तो कलर्स हो गए, तो कलर के बारे में हमने बात कर लिया, खाने वाला कलर तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। और फिर इसी में आपने डाई भी पढ़ा होगा, तो डाई उसे कहते हैं, मान लो मैंने जैसे कि इसको मैं यहाँ रब कर रहा हूँ तो इसने अपना कलर छोड़ दिया, तो उसी तरह आप कोई भी चीज़ लो, दूसरे चीज़ के ऊपर अप्लाई करो, जैसे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, उसने वो अपना कलर छोड़ देगा, तो उसी को हम डाई कहते हैं। जैसे लोग बाल डाई कराते हैं, तो अगर मान लो वाइट है तो उन्होंने ब्लैक कराया तो ब्लैक हो गया, तो वो डाई कहलाता है। तो डाई भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो जो नेचुरल डाई होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, मतलब उससे कपड़े जो बनते हैं, उसकी जो शॉल बनती है वो बहुत महंगी होती है, जैसे कश्मीरी शॉल होगी, राइट। तो हर कोई तो महंगी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सब लोग क्या आर्टिफिशियल डाई यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल डाई भी हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हो, इस चैप्टर में आपको मिलेगा और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि डिओड्रेंट हो गया। तो डिओड्रेंट और परफ्यूम में क्या डिफरेंस है, तो जो परफ्यूम है हम कपड़े के ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो डिओड्रेंट है वो हम डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डिओड्रेंट भी 3 तरह के होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी डिओड्रेंट हो गया, जो जब बदबू आ रही हो, पसीना आ रहा हो तो उस टाइम पे लोग लगा लेते हैं ताकि वो बदबू ना आए। दूसरा ये कि लोग एंटी परसिपरेंट वाला भी यूज़ करते हैं। परसिपरेंट का मतलब होता है स्वेटिंग, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है स्वेटिंग, पसीना आना। तो उसको रोकने के लिए कि पसीना ही ना आए, उसके लिए भी डीओ आता है। तो लोग ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एल्युमिनियम जर्कोनियम का कंपाउंड होता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है, आप कैंसर भी हो सकता है आपको, तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। और तीसरा होता है क्लिनिकल डीओ होता है। तो क्लिनिकल डीओ में क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, मान लो किसी को फंगल इन्फेक्शन वगैरह जब हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्लिनिक पे जाते हो, तो क्लिनिक वाले ने जो रिकमेंड किया तो क्लिनिकल डीओ हो गया, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग फिट हो सकें, ठीक है, ठीक हो सकें। तो इन तीनों को ही मत यूज़ करो, मैं तो कहूँगा, कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों ना यूज़ करो। लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों का डर होता है। तो डर हटाने के लिए क्या करो, आप डेली 2 बार नहाओ, सुबह और शाम। जैसे ही नहाओगे तो स्वेट नहीं रहेगा, तो आपको डर नहीं लगेगा कि कैसा कैसा है, और आपको कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो आप अपने हाइजीन पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने बताया ना, ये चैप्टर आपकी लाइफ के बारे में बताएगा। तो आपने देखो यहाँ पे कलर्स, कैसा खाना चाहिए खाना, यहाँ पे डाइज, किस तरह की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पे देखो डिओड्रेंट के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में बता दिया। और इसमें जो टॉपिक है, अब थोड़ा हम लोग किचन साइड चल लेते हैं। तो टेफ्लॉन, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है क्या, टेफ्लॉन। तो जो टेफ्लॉन है ना आपका, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, C2F4N। तो ये टेफ्लॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेफ्लॉन अपने घर पे आपने देखा होगा, जहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द जो यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, उसमें आप ऑयल लगाओगे तो ऑयल चिपक जाएगा। लेकिन एक ऐसा यूटेंसिल है, एक ऐसा पैन होता है, मोस्टली आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होगा, जिसमें ऑयल डालो लेकिन वो ऑयल उस पर चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिकी पैन बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। तो इसका और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, जैसे कि जिन जगहों पे आपको यही मतलब स्टिकी वाली चीज़ें से बचना हो, तो आप क्या यूज़ करते हो, टेफ्लॉन का यूज़ करते हो। तो ये भी एक मटेरियल जो आपकी अपने किचन में यूज़ होता है, टेफ्लॉन हो गया। और फिर देखो और क्या हम पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में, और मुझे जितना याद आ रहा है, हाँ, अभी होली चल रही है ना, तो होली के टाइम पे जो हम लोग कलर्स यूज़ करते हैं ना, आर्टिफिशियल कलर्स, तो आर्टिफिशियल कलर्स जो है ना, वो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है ना मरकरी का प्रेजेंस होता है, मरकरी, ठीक है, मरकरी आर्टिफिशियल कलर जो होता है ना, जो रंग पंचमी वगैरह में आप लोग यूज़ करते हो, तो उस टाइम पे उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मरकरी होता है, और मरकरी जो है जैसे हमारे बॉडी में लगा तो आपका बॉडी ख़राब कर सकता है, तो रैशेस आ सकते हैं। तो हमें वो नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको अगर खेलने हैं तो आर्टिफिशियल गुलाल या फिर कलर यूज़ करें, ठीक है। और इसी चैप्टर में आपने एनोडाइजिंग एक पढ़ा हुआ है, एनोडाइजिंग, क्या, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई लोहे की चीज़ें, मान लो ये लोहे की चीज़ है, तो लोहे की चीज़ को पेंट करते हैं ना, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। तो उस रस्टिंग, लोहे की चीज़ हो गई वो, तो रस्टिंग से रोकने के लिए, उसी तरह हम एनोडाइजिंग जो करते हैं ना प्रोसेस, वो यही है कि उसमें रस्टिंग ना हो। किस चीज़ में, एल्यूमिनियम में रस्टिंग ना हो, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस, यानी कि उसके ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जो आपका कुकर है, तो उसमें क्या है, वो एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर जो है कोटिंग की गई हुई है, तो थ्रू एनोडाइजिंग। और इसी में आपने कुछ चीज़ें आप पढ़ोगे, जैसे कि पाउडर कोटिंग, क्या, पाउडर कोटिंग।
तो अब ये जो पाउडर कोटिंग है ना, जैसे कि मैंने बताया, आप पेंट करते हो किसी भी लोहे की चीज़ पे ताकि रस्टिंग ना हो, तो वो जो पेंट है कुछ समय के बाद निकल जाता है, आपने देखा होगा चीज़ों को। तो उससे भी बेटर है, पेंट से बेटर है क्या, पाउडर कोटिंग कर दो। तो जैसे आप पाउडर कोटिंग कर देते हो ना, तो उस टाइम पे वो काफ़ी दिन तक बहुत ड्यूरेबल होता है और काफ़ी दिन तक चलता है। तो वो बेटर देन है पेंटिंग से, तो उसे में हम पाउडर कोटिंग कहते हैं। जिसको भी इसके बारे में जानना है तो आप बस यूट्यूब में डालना पाउडर कोटिंग, आपको पूरा दिखा देगा कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में एक और चीज़ रह जाती है आपकी सिरामिक्स। अब ये जो पोट्री वगैरह नहीं देखते आप लोग, पोट्री वगैरह, घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है, तो वो तो नॉर्मल पोट्री होगी। लेकिन जब स्पेशल पोट्री बनानी है, कुछ और अच्छे प्रोडक्ट से बनानी हो, जिसमें मतलब जिसको जलाएं तो ज़्यादा उसकी हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना, जलाने पे ज़्यादा जल्दी फट ना जाए, तो उसके लिए हम लोग सेरेमिक्स का यूज़ करते हैं। और यही जो सेरेमिक्स है डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होता है ये। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि पोरोसिलीन वगैरह है जो आपकी बुक में दिया है, बस उसके वर्ड्स याद रखना आप, दैट्स ऑल। ये सेरामिक्स, पोट्री वगैरह हो गया, इसको बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों का देखते हैं। जैसे कि सेरामिक्स हो गया, और कभी कभी इसको एज अ इंसुलेटर भी यूज़ किया जाता है। तो सेरामिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो मैंने रेडियो एक्टिविटी बता दिया, कैसे प्रोसेस होता है ये बता दिया, कलर्स डाइज वगैरह क्या है ये याद रखना है आपको। ये याद रखना है कि आर्टिफिशियल मरकरी होता है, टेफ्लॉन का फार्मूला याद रखना। और देखिए हाँ, और डीओ में जो मैंने बताया ना, एल्युमिनियम एंड जर्कोनियम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि पॉइजनस होता है और कैंसर कॉसिंग होता है। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है इस चैप्टर में। जैसा कि नाम ही है इस चैप्टर का कि कॉमन चीज़ें जो है आपकी लाइफ में। तो आई होप दैट आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी अपनी लाइफ से रिलेटेड, और एंड सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो आपकी लाइफ में ये सब है। बस ये वीडियो पढ़ने के बाद देखने की कोशिश करना अपने घर में, अच्छा ये भी तो है, ये सर ने बताया था, ये देखो ये भी है, ये भी सर ने बताया था। तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड स्टडिंग दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू।